2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप सभी को सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन से जितने भी प्रश्न बोर्ड ने पूछ चुका है उन्हीं प्रश्न के बारे में आज हम इस वीडियो में बताए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी उन क्वेश्चन आंसर के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है कि रासायनिक अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें आपको ऑप्शन पहला दिया गया है उत्क्रमणीय, दूसरा है अनुत्क्रमणीय, सी है बहुलीकरण और डी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अधिशोषण अभिक्रिया जो है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें टिंडर प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो आपको पहले टिंडर प्रभाव के बारे में जानना होगा कि आखिर टिंडर प्रभाव क्या होता है। तो आप जानते हैं कि टिंडर प्रभाव जो है यह जब प्रकाश की किरण को हम किसी कोलाइड से जब गुजारते थे तो वहाँ पे अवयवी कण के जो प्रकाश थे उन्हें विभिन्न दिशाओं में फैला देती थी। तो यही जो है यह टिंडर प्रभाव होता था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है कि चीनी के घोल, बी नंबर ऑप्शन दिया है सोने का कोलाइडी घोर, सी नंबर है सस्पेंशन और डी नंबर है इमल्सन। तो इसका जो चीनी का घोल जो है यह एक कोलाइड विलयन यानी निलंबन का है। तो इसमें आपको इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ये जो 2 नंबर का पहला ऑप्शन जो है ये सही हो, यानी कि चीनी का घोल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि ताजे अपक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। तो ताजे अपक्षेप में किस कोलाइड के द्वारा बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कॉन्जुरेशन और दूसरा है पेप्टाइजेशन, तीसरा है डिफ्यूजन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेप्टाइजेशन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ताजे अपक्षेप को जब भी हम कोलाइड में बदलते थे तो वहाँ पे हम पेप्टाइजेशन के द्वारा ही बदलते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो चारकोल के द्वारा जो है ये इसमें जो अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक किस गैस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है पहला CO, दूसरा है NH3, तीसरा है उसके बाद NCl3, चौथा है H2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह CO यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है इसके द्वारा ही गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अत्यधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका P2O5 एक क्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है अधिशोषक, दूसरा है आपका अवशोषक और तीसरा अवकारक, चौथा है रंग विनाशक। तो आपका जो अवशोषक में आप पढ़े थे कि वहाँ पे P2O5 जो है यह एक बहुत ही अच्छा अवशोषक है। तो अब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि टोलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, यानी कि टोलिन नामक एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा जीव की राल द्वारा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया था इसमें आपको आंत, दूसरा आमाशय, तीसरा जीव का राल और तीसरा अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जीव का राल। इसके द्वारा ही टोलिन नामक एंजाइम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, वहाँ से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि तेल को वसा में बदलने हेतु कौन सी उत्प्रेरक है। आप तेल को जब वसा में बदलते थे तो वहाँ पे आप किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में आसानी से बदलते थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है PbO2, दूसरा ऑप्शन है MnO2, तीसरा है Ni, चौथा है CrO2। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी निकेल जो है Ni ये तेल को वसा बदलने में बहुत ही योगदान देता था। आपका अगला क्वेश्चन है कि विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, ना लायोफोबिक और ना ही लायोफोबिक, यानी ना, और चौथा आपको ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है लायोफोबिक कोलाइड ये आपका विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है, यानी कि विलायक विरागी कोलाइड जो है यह लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है लायोफिलिक, दूसरा ऑप्शन है लायोफिबिक,
तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपको इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लायोफिलिक जो है यह विलायक सने ही, जैसे कि लायोफोबिक जो था वह विलायक विरागी कोलाइड कहलाता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लायोफिलिक जो है यह विलायक सने ही कोलाइड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जेल का, दूसरा ऑप्शन है सॉल का, तीसरा है निलंबन का और चौथा है पायस का। तो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे आपको जेल और सॉल का जो ऑप्शन दिया गया है तो ये दोनों में दूध का उदाहरण है ही नहीं। उसके बाद आपको बहुत सारे को स्टूडेंट को ये लगता होगा कि यहाँ पे निलंबन होगा, लेकिन यहाँ पे निलंबन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी पायस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पायस या इमल्सन जो है यह दो प्रकार के होते थे। पहला होता था कि तेल में पानी का मिश्रण और दूसरा होता था पानी में तेल का मिश्रण। तो आप जब पानी में तेल का मिश्रण पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको दूध का उदाहरण दिया होगा तो आप वहाँ से देख लेंगे। इसका जो ऑप्शन दूध का जो है एक उदाहरण हो जाएगा, यह पायस का मुख्य उदाहरण था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो यहाँ पे हिमांक अवनमन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था कि डेल टी फाइ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टी गुने 1000/m2 गुने m1 हुआ करता था। तो वहाँ पे जो इसका आप पहले K2SO4 का निकालेंगे, उसके बाद NaCl का निकालेंगे, उसके बाद आप यूरिया का निकालेंगे, उसके बाद ग्लूकोज। जब आप इन सभी को निकालेंगे तो वहाँ पे जो K2SO4 का जो है इसका हिमांक अवनमन इन चारों में से सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हिमांक का अवनमन, दूसरा है आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता, तीसरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और चौथा ऑप्शन है आपको क्वथनांक उन्नयन। तो नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, यह एक अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जांतव झिल्ली में छन वाले विलयन क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है पहला है समांगी विलयन, दूसरा है निलंबन, तीसरा है कोलाइडी विलयन, चौथा है अवक्षेप का विलयन। तो यहाँ पे आपका जो पहला समांगी विलयन जो है यही आंसर हो जाएगा, यानी कि समांगी विलयन जो है यह जांतव झिल्ली में छन वाले विलयन कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड घोल नहीं है, कोलाइडी घोल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है जल, दूसरा है आपका दूध और तीसरा गोंद है, चौथा है आपका धुआं। तो यहाँ पे आपका जल जो है यह एक कोलाइडी घोल नहीं है, जैसे कि आप यहाँ दूध, गोंद, धुआं ये सभी जो है ये कोलाइडी घोल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि टिंडर प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडर प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आप जानते हैं कि वास्तविक घोल द्वारा जो है यह टिंडर प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही पहला ही ऑप्शन दिया गया है वास्तविक घोल, तो इसका आंसर ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है पृष्ठ सक्रियन, दूसरा ऑप्शन है कोलाइड, तीसरा है निलंबन और चौथा है ननोपनीज। तो यहाँ पे पृष्ठ सक्रियन जो है इसका अपमार्जक को कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियन जो है अपमार्जक को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है जिओलाइट, दूसरा है आपका मिसेल, तीसरा है पायस और चौथा है इमल्सन। तो आप जब इमल्सन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको तेल तथा पानी का संयोग बताया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इमल्सन। क्वेश्चन है कि यूरिएज उदाहरण है, किसका उदाहरण यूरिएज है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, दूसरा है आपका कोलाइड का, तीसरा है एंजाइम का, चौथा है अपमार्जक का। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एंजाइम का जो है यूरिएज एक मुख्य उदाहरण है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दूध, गोंद, कोहरा, रक्त दिया गया है। तो कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड जो है यह गोंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसमें टिंडर प्रभाव संभव नहीं है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है निलंबन, बी पायस,
सी में शर्करा विलयन और डी में आपका स्वर्ण स्वल दिया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यानी शर्करा विलयन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त पर आवेश पाया जाता है यानी कि रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है शून्य, पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक और चौथा द्रव, गैस में द्रव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऋणात्मक, यानी रक्त पर जो है ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो इसका जो आंसर नंबर बी यानी कि आवेश जो है, आवेश द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का एक प्रमुख कारण है। तो आवेश जो है यह सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव आप जानते हैं कि प्रोटीन एक एंजाइम का मुख्य अवयव है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है N2O, उसके बाद MnO2, उसके बाद आपका ऑप्शन है सी नंबर H2SO4, चौथा ऑप्शन है HNO3। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि N2O जो है यह शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले एक उत्प्रेरक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो उत्प्रेरक का जो व्याख्या सबसे पहले किए थे वह आप जानते हैं कि बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले किए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बर्जीलियस दिया गया है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धनावेशित सोल का उदाहरण क्या है। तो धनावेशित सोल का जो उदाहरण है वह है आपका ऑप्शन में दिया गया है, पहला है स्वर्ण, दूसरा है जिलेटिन, तीसरा है FeOH का होल 3, उसके बाद चौथा ऑप्शन है AH2S3। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन यानी कि जिलेटिन जो है धनावेशित सोल का एक मुख्य उदाहरण है। तो जिलेटिन इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहाँ पे होती है। तो कक्ष, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है कक्ष ताप पर, दूसरा है उच्च ताप पर, तीसरा है किसी भी ताप पर और चौथा है अति निम्न ताप पर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कक्ष ताप पर जो है, कक्ष ताप पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन सा है। तो द्रव स्नेही कोलाइड का जो उदाहरण होता है वह होता है जिलेटिन। आप ऊपर में ही देख लिए थे, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण जिलेटिन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जिलेटिन। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि x/m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है। तो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है, या फिर अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है, या फिर आपका भौतिक अधिशोषण वक्र कहलाता है, या आपका प्रासरणी वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अधिशोषण समतापी वक्र जो है यह x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। तो यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड जो है यह आपका हो जाता है गोंद। गोंद जो है यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड है, ये भी आपका क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो यहाँ पे आपका गोंद जो है ये द्रव स्नेही कोलाइड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी सोल क्या है। कोलाइडी सोल आपका क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है निलंबन, तीसरा है विषमांगी सोल और तीसरा है समांगी सोल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी विषमांगी सोल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन जो है वह ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला है अधिशोषण, दूसरा है इमल्सीकरण, तीसरा है स्कंदन और चौथा है किसी से नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन यानी कि इमल्सन जो है, इमल्सन के द्वारा ही साबुन ग्रीस को निकालता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। सी नंबर ऑप्शन है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। या फिर आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ठोस का बना कौन सा है। इसमें आपको पहला दिया गया है धूम्र, दूसरा केक दिया गया है ऑप्शन में, तीसरा संश्लेषित जैम दिया है और चौथा ऑप्शन है आपका प्यूमिस पत्थर। तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है यह है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय क्या होता है। तो ग्राफ की ढलान स्लोप बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि ग्राफ की ढाल बराबर फॉर्मूला क्या होता था वहाँ पे, जब आपका log x/m और log p के रूप में रहता है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी नंबर जो है हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए उनमें आप सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं, जहां से आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप निश्चित रूप से PDF को डाउनलोड